वेलकम वेलकम। तो लीजिए गाइस, आज हमारा एक और बेहतरीन टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। नाम है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर ये क्या होता है? मैं इसके बारे में सिर्फ समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको एक रियल एग्जांपल्स के थ्रू रियल हम अपने पास में करके देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अपनी क्लास के अंदर ही। क्या बात करो सर? हाँ बेटा, अपनी क्लास में हम बेलमेंट वाला एक कॉन्ट्रैक्ट करके देखेंगे। इमीडिएट गूगल पे जाएंगे, वहां पर एक कंपनी खोलेंगे और उसके साथ में एक बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करेंगे। तो क्लास में आपको सिर्फ समझना नहीं है, आप बस सुनना है और नोट करना है। उसके बाद में हर एक चीज आपको याद हो जाए। टाइम शो मेरी। अब बात करते हैं। गाइस, हमारे पास में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारे बेलमेंट के रिगार्डिंग बातें। अक्सर ही नाम सुनते आए हो, लेकिन एक्चुअली मतलब होता क्या है, बेलमेंट का मतलब क्या होता है, कि बेलमेंट है क्या। इसको स्टार्ट करने से पहले आओ एक स्टोरी पे चलते हैं, जर्नी पे चलते हैं, ठीक है। फिर मैं इसके वन बाय वन सभी प्रोविजन को पढ़ाऊंगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए प्रॉपर। आओ देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग डेफिनेशन पढ़ने से पहले, बाकी प्रोविजन पढ़ने से पहले, आओ एक बार गूगल पे चलते हैं और बात करते हैं। लीजिए गाइस, सोचो मैंने प्लान किया, मैं प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि चलो हम एक काम करते हैं, हम हिमाचल घूम के आते हैं। चले उत्तराखंड चलते हैं, हिमाचल चलते हैं घूमने के लिए, पहाड़ों की वादियों में जाने वाले हैं। अब मैंने जब प्लान किया तो अब मैंने बोला यार एक काम करो, क्या तो मैं अपनी गाड़ी लेके चलूं, क्या पहले बातें करते हैं। मैंने कहा ना अभी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, पहले समझो, कंटेंट को बिठा दूंगा माइंड में, रियल एग्जांपल के थ्रू समझ लेना। तो मैं कह रहा हूँ यार एक काम करो, मैं अपनी गाड़ी लेके चलूं या एक काम करते हैं, ऊपर जाएंगे गाड़ी भी खराब होगी, मेंटेनेंस लगेगी उसके ऊपर, तो क्यों ना काम करें, इंडिया के अंदर रेंटल कार्स मिलती है, गाड़ियां रेंट पे मिलती है। आपको गाड़ी रेंट पे लेकर भी आप कहीं पे जा सकते हो, रेंट पे कर दो, गाड़ी यूज कर, पेट्रोल आपका होगा, बाकी सामान आपका होगा, लेकिन आपको गाड़ी दे देंगे। तो ऐसे ही काम करते हैं, चलो गाड़ी प्लान करते हैं, गाड़ी बुक कर। मैंने क्या किया, गूगल पे लिखा रेंटल कार्स। अभी समझना प्लीज, कंटेंट चलेगा, बेलमेंट वाला पार्टी पढ़ा रहा हूँ, बस समझना, लेकिन पहले समझते हैं इस पार्ट को। ठीक है, मैंने रेंटल कार्स और रेंटल कार पे जाके जैसे मैंने सर्च किया तो मेरे सामने कुछ कंपनी के ऑप्शन आ गए बेटा। मेरे पास कुछ कंपनी के ऑप्शन आए, देखो देख पा रहे हो, आपके पास कुछ कंपनी के ऑप्शन आए। मैं कुछ कंपनी और दूसरी खोलूंगा जो मैंने यूज, बहुत टाइम पहले मैंने यूज किया था, जूम कार यूज किया। तो भैया ये रहा जूम कार, दिख रहा है? ये बाकी सारी कंपनी भी इंडिया में रेंटल कार देती है, अब मैं कह रहा हूँ जूम कार को ओपन किया मैं। अब एक गाड़ी बुक करते हैं, समझ में आएगा, हम चलते हैं, ठीक है। तो बोला भैया आप एक काम करो, पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लो। कहते हैं भैया हमें कहाँ, हम कहाँ पे हैं, हम दिल्ली के अंदर हैं। मैंने भैया अपने पास में अंदर लोकेशन डाल देता हूँ और इजी हो जाए। मुझे दिल्ली से जाना है एग्जांपल, ठीक है, दिल्ली एनसीआर से मुझे गाड़ी पिक करनी है। अब आप चेक कर रहे हो, आपके सामने मल्टीपल गाड़ी के ऑप्शन खुल चुके हैं जो आपको अवेलेबल है, रिमेंबर। हालांकि हमें डेट फिल करनी पड़ेगी, सुनते रहने ध्यान से। चेक करो ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ एक एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ डेट है जब से जब तक आपको गाड़ी चाहिए। अब लेट्स सपोज मैंने बोला मुझे 6-17 को नहीं चाहिए, मुझे 21 तारीख से लेके 24 तारीख तक के लिए गाड़ी अवेलेबल चाहिए, ठीक है। इन इतने दिन के लिए घूम के आना चाहता हूँ। तो मैंने डेट को सेलेक्ट किया और सर्च कर दिया, रिमेंबर। सर्च करते ही मेरे सामने कुछ गाड़ियों के ऑप्शन खुल जाएंगे, तो गाड़ी मुझे इस डेट के बीच में अवेलेबल है। आप देख पा रहे हैं मारुति की गाड़ियां, हुंडई गाड़ियां, नॉर्मल गाड़ी से लेकर दूसरी गाड़ी तक आपको यहाँ पे मिल जाती है, ओके। ऑलमोस्ट सभी कंपनी पे अवेलेबल है, बट गाड़ी आपको मिल जाती है। तो महाकाल भी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं एक रैंडम किसी भी गाड़ी को सेलेक्ट करता हूँ और चलते हैं घूमने। ब्रीजा गाड़ी है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कभी नॉर्मल काम है, ठीक है, अपने बजट में आ जाएगी। अब क्या किया, देखो लिखा हुआ है 160 रुपए पर घंटे पे आपको ये गाड़ी मिल जाती है। टोटल जो आपने डेट चूज, डेट के हिसाब से 12,800 रुपये आपके लगते हैं एक्सक्लूडिंग फीस, बाकी चार्जेस उसको हटाकर। लिखा हुआ है होम डिलीवरी, मतलब कुछ नहीं करना, आपके घर पे आएंगे भैया, गाड़ी देके जाएंगे, घर से लेके। मैं काम करता हूँ, मैं इसी गाड़ी को सेलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करते ही मेरे सामने अब ऑप्शन पूछेगा, ठीक है, कि बताओ भैया गाड़ी कब से कब तक चाहिए, फोकस सामने, गाड़ी कब से कब तक चाहिए, नंबर, आपको वहां तक पहुंचने में कितने किलोमीटर तक गाड़ी पहुंचेगी, पूरी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर लगे। अगर आप खुद करना चाहते हो, लेना चाहते हो, आप खुद भी जाके पिक कर सकते हो, और चाहो तो आप डोर स्टेप पे आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी। मैंने बोला काम करता हूँ, क्या मैं खुद पिक करोगे, चार्जेस नहीं लगे। अब क्या हुआ, जैसे मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ बेटा, जैसे इसमें आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर मेरे पास पूरे ऑप्शन मिल गए। मैं यहाँ पर लॉग इन करूंगा, मुझे मेरी पूरी अमाउंट दिखा दी कि सर आपकी इतनी अमाउंट बनती है, करीबन चार्ज मिला के 13,738 रुपये का आपका पूरा पार्ट है। इसमें हमने अपना ट्रिप का प्रोटेक्शन भी कर दिया, जब जाओगे गाड़ी ठुकोगे क्या करोगे। अब मेरी बात समझना है, बात बताओ, ये गाड़ी मुझे इतने रुपए के अंदर करीबन 21, 22, 23, 24 इतने दिनों के लिए मिल जाती है। फुल टाइम मेरे पास रहेगी, चलानी मुझे पड़ेगी, ड्राइवर नहीं मिलने वाला, चलाना मुझे पड़ेगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जूम कार जिसका मैंने नाम खोला, एक कंपनी है, मैं इस गाड़ी को लेके आ रहा हूँ, आप लोग घूम के आओगे मेरे साथ में, ठीक है, सुनना ध्यान से बात को। जवाब दो यार, सोच के देखो,
जब मैं 24 तारीख को वापस आ जाऊंगा, जब मैं 24 तारीख को वापस आऊंगा, क्या मुझे बताओ ये गाड़ी मेरी हो गई है? कैसी बातें कर रहे हो सर? ये गाड़ी मेरी हो गई कि 13,000 में लाखों की गाड़ी मेरी हो गई? सर आपको गाड़ी वापस करनी, तो आप ही कह रहे हो ना वापस करनी पड़ेगी। मानते हो ये बात? मानते नहीं मानते? हाँ, मानते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। याद रखना, दो पार्टीज हैं, एक है जूम कार। जूम कार इज ए कंपनी, एक पार्टी है। पार्टी हूं मैं, नितिन भारद्वाज। अब सुनना चाहते, जो पार्टी आपको कोई सामान डिलीवर करती है, गुड्स डिलीवर करती है, उस कंपनी को, उस पार्टी को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? उस पार्टी को बोलते हैं बेलर। क्या बोलते हैं? बेलर। रिमेंबर, टेलर नहीं बोल रहा हूँ, बेलर बोल रहा हूँ, बेलर। और जिस पार्टी को गुड्स डिलीवर किया जाएगा, मतलब मुझे, मैं लेके जा रहा हूँ, आप लेके जाते हो, उसे कहते हैं बेली, उसे बोलते हैं बेली। और हमारे बीच का जो ट्रांजेक्शन है, हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, मैं गाड़ी को इतने टाइम तक यूज करूंगा, रिमेंबर, कितने अमाउंट पे करूंगा, गाड़ी कैसे, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होंगी, वो सब चीजें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के कहलाएंगे टर्म्स एंड कंडीशन। और दिस होल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन झूमकर एंड मी विल बी नोन एज बेलमेंट। इससे बेलमेंट। तो यहाँ पे दो चीज समझ में आती है बेटा। जनरली अगर आपके पास में, आप इससे कोई एग्जांपल करते हो, और एग्जांपल दूं, आप घड़ी ठीक कराने जाते हो, अपनी गाड़ी की सर्विस कराने मैकेनिक के पास जाते हो, ये सारे एग्जांपल जो भी पढ़ सुनते हो आप लोग, जहां पर सामान बेचा नहीं जा रहा, जहां पर सामान को आपके पास कुछ समय रखा जा रहा है, नंबर, आप उसे यूज कर सकते हो, आपने उसे रेंट पे रखा, आपने उसे हायर पे रखा, ऐसे केस में वहां पर आपके बीच कहलाता है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का मतलब भी होता है, बेलमेंट वर्ड है फ्रेंच वर्ड के बेलियर से, बेलियर का मतलब होता है डिलीवर करना। तो आपके पास उस समय तक सिर्फ पोजीशन में कंट्रोल होता है, आप गाड़ी के मालिक नहीं बन जाते हो। सामान टाइम पूरा हुआ, गाड़ी वापस करनी, टाइम पूरा, गाड़ी वापस करनी पड़ी। तो गाइस दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ बेलमेंट की बेलमेंट क्या होता है। समझ में आई बात ध्यान से? ओके, क्लियर है? आओ अब इसी पार्ट को, जो मैंने बात आपको बोली है, इसी पार्ट को अपने लीगल लैंग्वेज के पढ़ते हैं, स्टार्ट करें, आओ बात करें। तो ये तो आप खुद देखना ट्राई करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पूरा लिखा होता भाई कि क्या होगा, कहाँ से गाड़ी मिलेगी, कौन कौन सी कैंसिलेशन क्या रहेगी, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। अब आते हैं आगे बात करते हैं। लीजिए अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड आया बेटा हमारे पास में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट। हमारे इस सिलेबस के अंदर इसके ऊपर जो टोटल हमारे सेक्शन कौन कौन से हैं, सेक्शन नंबर 148 टू सेक्शन 147 171 तक बेलमेंट के रिगार्डिंग हमें पढ़ने को दिया जाता है। ठीक है, ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई, अभी बात की हम लोगों ने, इसको माइंड में रखना। गाड़ी बुक करते हो, रेंट पे गाड़ी लेते हो, रिमेंबर, अपनी घड़ी ठीक करवाने जा रहे हो किसी वॉच रिपेयर के पास में, अपनी बाइक की सर्विस करवाने गए किसी के पास में, अपनी गाड़ी की सर्विस कराने गए कंपनी के अंदर, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट कहलाते हैं। और भी प्रैक्टिकली क्या होगा इसके, पहली बात समझना। अब आया पहला वर्ड, खुद चेक करना कि क्या एप्लीकेबल हुआ नहीं हुआ। सेक्शन नंबर 148 कहता है भैया बेलमेंट का मीनिंग क्या है। तो पहला वर्ड सुनना ध्यान से, बेलमेंट एक्चुअली फ्रेंच लैंग्वेज से आया बेटा। फ्रेंच लैंग्वेज एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड का मतलब बेलियर। क्या बोलते हैं? द वर्ड इज कॉल्ड बेलियर। बेलियर का मीनिंग होता है बेटा डिलीवर करना। एक बहुत ही प्यारी बात जो आपको याद रखनी है वो ये करना है बेटा कि डिलीवरी है, मतलब सिंपल सी बात, डिलीवरी आपने अपने पहले भी वर्ड सुना है, तो डिलीवरी का मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। डिलीवरी का मतलब होता है किसी के पास में उस रोल है, पोजीशन है, पोजीशन कहूं या डिलीवरी कहूं, मतलब सेम होता है। तो बेलमेंट का मीनिंग है डिलीवर करना। इसके किसका, एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को कोई गुड्स डिलीवर की, रिमेंबर, कि वो अपने पास रखेगा एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अब पर्पस क्या था, घूम के आना पर्पस था, मेरा गाड़ी लेके चला गया मैं। अब मुद्दा यह आएगा यार कि अब मुझे देखो, अभी जो एग्जांपल लिया है ना, इसी के बेसिस पर मैं आगे कहानी सुनाऊं। ठीक है, सुनते रहो ध्यान से। तो बताओ मुझे, किसी पर्सन ने मुझे गुड्स की डिलीवरी दी कि आप इसे यूज कर लो, इसके बदले मुझे आप इतना पैसा दे देना। तो जवाब तो सोचो यारो, जब तक वो गाड़ी, वो ऑब्जेक्ट, वो गुड्स मेरे पास रहेगी, क्या मेरी कुछ ड्यूटीज बनेंगी नहीं बनेंगी? तो मैं कौन था? मैं था बेली। कौन था मैं? बेली। वो कौन था? जूमकार कौन था? बेलर। क्वेश्चन ये आया, अगर जूमकार बेलर है, मैं बेली हूं, तो हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना। एक कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट क्या बना कि हमने, एक पर्सन ने डिलीवर किया सामान मेरे को और कहा कि स्पेसिफिक पर्पस को यूज करने के बाद में, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद में, वो सामान या तो मैं वापस कर दूं, या कुछ केस में क्या होता है, एग्जांपल और भी नाम लिखूंगा अब यहाँ पे मैं, एंटोमोजो, रिमेंबर नाम सुना है? पहली बार नाम सुन, बेटा नाम बताऊंगा, ये फर्नीचर के लिए होता है। इंडिया में कुछ कंपनीज ऐसी हैं, अगर आप किसी प्लेस पे रेंट पे हो, आपको अगर लगता है कि फर्नीचर परचेज नहीं करना, तो कोई सामान परचेज नहीं करना, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ महीने वहां रुकूं,
और मेरे पास बेड भी हो, अलमीरा भी हो, एसी भी हो, टीवी हो, सब आ जाए मेरे पास, बस रेंट भरूं, उसके बाद अपने आप मैं कहीं भी चला जाऊं बैग उठा के अपना, वो सामान अपने आप ले जाएंगे। तो ऐसी कुछ कंपनी है फर्लिंको.com, रेंटोमोजो.com, वो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एलिमेंट का पार्ट है। Remember? तो आओ थोड़ी कहानी समझते हैं, पढ़ना पहले क्या लिखा हुआ है। सुनो सुनो सुनो, अब इसमें बातें की, अब मैं समझाने पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो बोला बेलमेंट इज ए ट्रांजेक्शन, एक लेन देन है, वेयर वन पर्सन डिलीवर्स गुड्स टू अनदर पर्सन, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स डिलीवर करता है। सोच के बताओ यारो, जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है और जिसको किया जाता है, उसे आप क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे। मैंने बोला था जूम कार ने गाड़ी डिलीवर की, कौन जो डिलीवर करता है उसे बोलते हैं बेली, बेलर, क्या बोलते हैं, नाम दिया गया बेलर। रिमेंबर हमारे प्रोमिसर प्रोमिसी थे ना, ऐसे क्या होना, बेलर बेली। तो क्या है, जिसको किया गया वो कौन है, वो है बेली। जिसको गुड्स डिलीवर किया गया और उसे बोलते हैं बेली, जिसको जिसने किया उसे बोलते हैं बेलर। इन दोनों के बीच का एक ट्रांजेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा बेटा, और सम किसके लिए, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी पर्पस के लिए। अब ये थोड़ी किसी को सामान दोगे बिना पर्पस के दोगे, पर्पस तो होगा कोई ना कोई। भाई घड़ी देके आया, वॉच देके, ठीक भैया किसमें सारी सुइयां नहीं घूम रही, पानी है इसके, क्या बोलेगा, ये रख जाओ ठीक कर देते। तो जब तक सामान उसको मैंने दे दिया तो मैं कौन था, बेलर, वो कौन बन जाएगा, बेली। तो यहाँ पर ड्यूटीज बनती है बेटा। टॉपिक सिलेबस में हमारे क्वेश्चन क्या आता है पता है, क्वेश्चन आता है कि ड्यूटीज ऑफ बेलर कौन कौन सी है, ड्यूटीज ऑफ बेली कौन कौन सी, मेरे राइट्स कौन सी है, राइट कौन कौन। और यही पूरे पार्ट में आपका ये पूरा सुना, बात आगे बढ़ता हूँ। तो क्या बोला, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट की, इसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, और क्या होगा, जब पर्पस पूरा हो जाएगा। वर्ड अकम्प्लिश मतलब क्या होता है, पूरा होना। जैसे ही पूरा हो गया, जैसे ही पूरा पर्पस पूरा हो गया, इस सामान को या तो वापस कर दिया जाएगा या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या चाहो तो आप उसे खरीद भी सकते हैं। एग्जांपल देना, फर्लिंको.com, रेंटोमोजो.com, रिमेंबर। और दिखाऊंगा, देखना एग्जांपल दिखाता हूँ, तो सुनना ध्यान से बात को। तो या आप खरीद भी सकते हो, चाहो तो आप अपने पास में ना खरीद के आप उसे वापस भी तो खरीदने ये तो क्या ऑप्शन दिखाया, या गाड़ी वाले ऑप्शन में क्या दिखाया, यहाँ ऑप्शन दिखाया यूज कर सकते हो, वापस करना। अब मैं एग्जांपल और लेके चलता हूँ, मैं रियल में दिखाता हूँ, रट्टा नहीं मारेंगे, सीख के पढ़ेंगे भाई लोगों, इसीलिए लोगों को मैं कहता हूँ सीख के पढ़ो, ठीक है। अब मैं एक कंपनी का नाम खोल रहा हूँ बेटा, एक कंपनी का नाम ओपन करता हूँ, नाम लिखता हूँ रेंटोमोजो.com, रेंटोमोजो, सर कुछ लोगों ने रायना नाम सुना हुआ है, काम की चीज है बेटा। रेंटोमोजो.com मैंने ओपन कर दिया, एक कंपनी है, वेबसाइट है, इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद में ये मुझे पूछेगी भैया बताओ कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन, दिल्ली में, दिल्ली में फर्नीचर चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये मुझे ऑप्शन देगा बेटा कि आप एक काम करो, अब वो क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, फर्नीचर चाहिए, पैकेज चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने बोला भैया मुझे फर्नीचर चाहिए, मैंने बोला मुझे फर्नीचर चाहिए। कि जितने भी तुम्हें ऑप्शन फीचर दिख रही है, ऑलमोस्ट ऐसा ही आइटम आपको डिलीवर कर। अब आगे क्या हुआ, मैं बोला एक काम करता हूँ, मुझे टीवी मिल जाए, बेड मिल जाए, तो मैं क्या करूंगा, भाई लिविंग रूम के लिए, बेडरूम के लिए चाहिए, मुझे लिविंग रूम के लिए चाहिए एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पर लिविंग, बोला अभी आउट ऑफ स्टॉक आइटम इसके पास है नहीं, काम करते हैं। मैं बोला एक काम करो, बेडरूम का सामान दे दो भैया। बेडरूम में टच किया और चेक करना क्या खुल के आया, अलमीरा अवेलेबल है, अभी इसके बाकी आइटम अवेलेबल नहीं है, चल चुके हैं, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, जैसे ही क्या है आप देखो ध्यान से, लिखा हुआ 550 रुपए पर मंथ का रेंट लगेगा इसके ऊपर, ज्यादा महंगा भी नहीं है, 550 रुपए का रेंट लगेगा। अब अगर एग्जाम्पल इसी का एग्जाम्पल अवेलेबल नहीं, तो मैंने बोला मुझे चाहिए, जानते हो कंपनी क्या ऑप्शन देती, आप इसे रेंट पे ले लो, रेंट पे ले लो, और बाद में चाहो, बाद में चाहो आप इसको सामान को खरीद भी सकते हो। ऑप्शन आता है हमारे पास में, इफ यू वांट टू बाय, जैसे मैं वहां पे लॉगिन करूंगा, लॉगिन करने के बाद क्या आएगा, ऑप्शन आएगा, या तो इसको क्या करो आप रेंट पे ले लो, बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं यार कि मुझे सामान रखना है, तो आप बाकी अमाउंट पे करके इसे परचेज भी कर सकते हो, ये ऑप्शन इन वेबसाइट पे दिया जाता है। अगेन मेरा क्वेश्चन आया, सेल करना मतलब क्या, डिस्पोज करना, वर्ड डिस्पोज ऑफ मतलब सेल। तो क्या मुझे बताओ, बेलमेंट कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट क्या है, या तो किसी ने यूज करने के लिए दिया, या फिर वो कह रहा है यूज करके वापस दे दो, या फिर खरीद लो, दोनों ऑप्शन दे दिए। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो लोगों के बीच में बेटा, उस कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया जाता है बेलमेंट। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेलमेंट। क्लैरिटी मिली। आओ अपने कंटेंट में वापस आते हैं, चले देखो ध्यान से। तो मैंने बात करता हूँ, सुनो ध्यान से बात को। तो क्या लिखा भाई, सामान जो आपने लिया, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक पर्सन उसे गुड डिलीवर कर रहा है, और क्या बोल रहा है कि कैसे पर्पस पूरा हो जाएगा, रिटर्न कर दे सामान को या डिस्पोज ऑफ कर सकते, कैसे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। सिंपल सी बात, मैं अगर किसी सामान को परचेज करना चाहता हूं जो मेरे पास रखा हुआ था,
तो इसके लिए मुझे किसकी कंसर्न की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे किसकी सहमति चाहिए? सर आपको सहमति चाहिए बेलर की, जिसने गुड्स आपको दिया, जिसने आपको दिया, यूज करने को दिया, आपको खरीदने की बातें कर रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पर्सन इज नोन एज, इसी को बोलते हैं मेरे लाल बेलमेंट। क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज बेलमेंट। तो क्लियर हुआ? यही था हमारा एक्चुअली मीनिंग इसका, और यही है हमारा बेलमेंट। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं दिखाता हूं, चलो जो लिखते हैं इसके बारे में। नोट करें, हेडिंग बनाओ और लिखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट किसे कहा जाता है? हमारा वर्ड है बेलमेंट किसे कहा जाता है। तो कुछ बातें मैंने बोली, बेलमेंट वर्ड क्या है अब देखो आपने सीख लिया है। अब ये टॉपिक आपके लिए टॉपिक बन गया, मजेदार इजी टॉपिक बन गया, आराम से इजी पार्ट बनेगा। सुनो, जैसे ही बोला बेलमेंट किसे बोलते हैं, पहला वर्ड तो है बेलमेंट का मतलब क्या होता है। तो बेलमेंट का मतलब, बेलमेंट वर्ड आया फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, नाम है बेलियर, BELLIER। फ्रेंच में बेलमेंट को लिखा जाता है बेलियर के नाम से लिखा जाता है। बेलियर जिसका मीनिंग होता है डिलीवर करना, डिलीवरी को बोलते हैं। डिलीवरी खुद में एक वर्ड है जिसका मतलब हम पहले भी सीख चुके हैं साल, इसको हम बोलते हैं पोजेशन। पोजेशन, ओनरशिप अलग होती है, पोजेशन अलग होती है। आपने एक एक्ट पढ़ा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पे सीखा था अपने पास, क्या सीखा था कि टाइटल का मतलब है ओनरशिप, डिलीवरी का मतलब है पोजेशन। तो पोजेशन मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं कंट्रोल। आपके पास गुड्स का कंट्रोल आ गया। तो ये वर्ड कहां से निकला, मैंने पहले वर्ड ये लिखा, अब मैं लिखता हूं बेलमेंट है क्या। क्या पढ़ा आप लोगों ने? हमने पढ़ा सर बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 148, सेक्शन नंबर 148 से डिफाइन करता है। तो मीनिंग क्या लिखूंगा? बेलमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कह दूं या ट्रांजेक्शन बोल दूं? ट्रांजेक्शन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, बिटवीन, कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिखो, कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन, आप खुद चेक करना, तुम्हें ऑटोमेटिक लीगल लैंग्वेज याद हो जाएगी बेटा। वेयर वन पर्सन, जहां पर एक व्यक्ति, वेयर वन पर्सन डिलीवर, वेयर वन पर्सन डिलीवर सम गुड्स, सम गुड्स। और याद रखना बेलमेंट में हमेशा जो गुड्स होती है वो होते हैं मूवेबल गुड्स। इमूवेबल गुड्स को लेके बेलमेंट नहीं होता। घर की बात नहीं करोगे, घर दे दिया मैंने इसको, वो नहीं है उसका पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, डिलीवरिंग, डिलीवर सम गुड्स टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन को वो गुड्स डिलीवर कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, याद रखना किसके लिए, लिखो फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और पर्पस लॉफुल होना चाहिए, ये नहीं मुझे गाड़ी रेंट पे चाहिए, चोरी करके लेके आऊं, बैंक लूटने जाऊंगा, बैंक लूटने गाड़ी चाहिए, क्या बोलोगे? क्या पर्पस लॉफुल है? आंसर इज, क्या बोला? क्या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुड्स देता है, करता है, इसको दूसरे पर्सन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड क्या, एंड वंस द पर्पस इज, क्या हुआ, एंड वंस दी, लिख रहा हूं मीनिंग इसका प्रैक्टिकल जो आपने लिखा अपने एग्जाम में लिख के आना है। एंड वंस दी पर्पस इज अकम्प्लिश, पर्पस इज अकम्प्लिश, कंप्लीट बोल सकता हूं, तो अकम्प्लिश मतलब पूरा होना। वंस द पर्पस इज अकम्प्लिश, जिस दिन वो पर्पस पूरा हो गया, क्या लिखूंगा, द गुड्स, द गुड्स जो डिलीवर की थी, द गुड्स ईदर, गुड्स में ईदर बी, गुड्स में ईदर, इधर रिटर्न या तो वापस कर दी जाएगी, और डिस्पोज ऑफ, या खरीद के बेच दोगे उसको, बेच लो, बेच दी जाएगी। डिस्पोज ऑफ का ऑप्शन सिर्फ वहां पर होता है जहां पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, अदरवाइज नहीं। तो बेटा क्या बोला, इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं, इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बेलमेंट। अब देखो इसके डेफिनेशन में पूरा कंटेंट छिपा हुआ है भाई। क्या छिपा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में, जिसने भेजा, तो नाम बताओ। जो पर्सन गुड डिलीवरी करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेलर। क्या बोलते हैं? जेलर नहीं, बेलर। और जिसको गुड्स दिया गया उसे क्या बोलते हैं, बेली। क्या बोलते हैं? बेली। रिमेंबर, तो दो नाम निकल गए, बेलर एंड बेली, इनके बीच का ट्रांजैक्शन के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया? दूसरा, जो गुड्स यहाँ पर, जो गुड्स आप अपने पास देने की बात कर रहे हो, गुड्स हमेशा कौन सी होंगी, मूवेबल गुड्स होंगी। इमूवेबल गुड्स को लेकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तीन बातें देखो, पूरा सीख सिखा रहा हूँ, यही है इसके एसेंशियल एलिमेंट। बोलते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बेलमेंट क्या है भैया, बेलमेंट के अंदर जो उसके मेन फीचर हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वही उसके एसेंशियल एलिमेंट भी बनते हैं। तो अगला पॉइंट बोलूं और दिखाता हूं, एक और सीखो निकालूं। अच्छा, क्या वर्ड लिखा, डिलीवरी। डिलीवरी किसको बोलते हैं सर, ओनली पोजीशन या ओनरशिप ऑफ दिस को बोलते हैं। एक चीज और निकल के आई,
बेलमेंट में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी अनलेस कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट बना होगा कि भाई बेचेंगे बाद में तो बात अलग है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले नहीं बनता रखना। ये बेचने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी लास्ट में बन सकता है बनाना चाहो तो, बट शुरुआत में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि सामान बेच दिया जाएगा। अगर सामान बेचने की बात आ गई है, याद रखना मेरे लाल, मूवेबल गुड्स को सेल करने को लेके हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। बट बेलमेंट का मतलब है आपने सामान दिया है, वो आपको वापस कर, आपको वापस कर। इट इज ए पार्ट नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये था बेटा पूरा ऑफ बेलमेंट का पार्ट। इसमें इसके चार जो एलिमेंट मैंने निकाले, यही चारों एलिमेंट एसेंशियल फीचर दिखाऊं, आओ पढ़ते हैं। सुनो सुनो सुनो, पढ़े आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना क्या लिखा हुआ है, पहला क्या बोला, बोला भैया सिंपल सी बात, पेमेंट इज एन एक्ट ऑफ डिलीवरिंग गुड्स टू ए बेली फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस विदाउट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो मैंने क्या बोला था, क्या ओनरशिप मतलब टाइटल ट्रांसफर होता है क्या? कभी नहीं होता। टाइटल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन। मतलब क्या है, ओनली पोजीशन, ओनली पोजीशन। एंड द पोजीशन मींस क्या होता है, कंट्रोल। सिर्फ होगा कंट्रोल ट्रांसफर, ना कि ओनरशिप। आगे पढ़ू, आगे आ जाओ। ये सब वो है ना, मैंने पढ़ा दिया आपको, अभी बता दिया। अब पढ़ते रीडिंग करते। बेलमेंट कहां से आया, फ्रेंच वर्ड से आया बेलियर का, जिसका मतलब होता है डिलीवर। पढ़ चुके, आगे आओ। द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स, बताना मुझे। लाइन पढ़ने से पहले चेक करो क्या तुम्हारे मन में आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है समझ जाओ तुम्हें टॉपिक समझ आ चुका है। आओ, क्या है, पर्सन डिलीवरी करता है गुड्स की, उसे क्या बोलते हैं, उसे बेलर कहते हैं। और जिसको ये गुड डिलीवर की जाती है उसे क्या बोलते हैं, बेली। और बताओ ना बेटा मुझे, जब गुड डिलीवर की जाएगी तो वापस करेगा नहीं करेगा? वापस करना पड़ेगा, अपने पास थोड़ी रखेगा। जब आपने लिया रेंट पे था, हायर किया, खरीदा थोड़ी था, खरीदा होता दिस पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बात और समझ, पेमेंट बाद में का हिस्सा बन सकता है, डिपेंड्स ऑन पार्टीज की वो करना क्या करना। बट ऑलवेज रिमेंबर, पेमेंट की शुरुआत कभी सेल से नहीं होती। शुरुआत हमेशा गुड्स को डिलीवर और गुड्स को यूज करने को लेके, ठीक करने को। रिमेंबर, आगे आता हूं। चलो भैया, नेक्स्ट है हमारे पास, बताना मुझे, जवाब देना मुझे। द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द बेलर। बताओ ना भैया, मालिक कौन रहेगा? अगर जूम कार ने मुझे गाड़ी यूज, मालिक कौन है? एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने मेरी घड़ी को, मेरी वॉच को ठीक कराने, खराब हो गई, ठीक कराने के लिए एक वॉच रिपेयरर को दिया। वॉच रिपेयरर को दिया, वो बोला कल आके ले जाना भैया। क्या बोला, कल आके ले जाना, वॉच हमारे पास रखी रही। जो उसके बताओ यार, जब तक गुड्स उसके पास में है, तो हमारे वॉच रिपेयरर और मेरे बीच में कौन बेलर कौन बेली? तो रट्टा मत मारो, सीख के पढ़ो कि आंसर मिल रहा है। कौन कौन है बेलर? बेलर मैं हुआ, गुड्स मैंने डिलीवर किया। किसको किया? वॉच रिपेयरर को। कौन कहलाएगा? वो कहलाएगा बेली। क्वेश्चन ये आता है कि सर उसके पास जब तक गुड्स है, उसके पास क्या ओनरशिप है, पोजीशन है, तो उसके पास पोजीशन है। रिमेंबर, आगे आओ। कह रहा है द बेली गेटिंग ओनली पोजीशन। बेली को सिर्फ क्या मिलता है? बेली को मिलता है बेटा सिर्फ पोजीशन। रिमेंबर, अगर है, अब यही पॉइंट थे, इंट्रो था, इंट्रो वाला पार्ट। अब बताओ, इंट्रो में कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें लगा जो तुम्हें समझ में नहीं आया? ऐसा नहीं मिलेगा, रीजन ही सुनने पहले इससे कनेक्टेड रियल पार्ट समझ लिया, सुन लिया, आगे आए। अब इसके बारे में आता है कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है। रट्टा मारने पड़ेंगे नहीं, जो आपने अभी भी पढ़ा वही है इसके एसेंशियल एलिमेंट। नंबर 1, क्या कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है? आंसर इज यस। पेमेंट के लिए पार्टीज के हमेशा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये थोड़ी है कि आप किसी का भी सामान उठा के ले आओगे, बोलोगे भैया पेमेंट लिया, ऐसा चोरी कहलाएगी, ध्यान रखना। किसी को बिना बताए किसी का लेन देन कॉन्ट्रैक्ट की, अगर किसी का सामान उठा के लेके आओगे और बोलोगे मैं यूज कर लेता हूँ, बाद में पैसा दे दूंगा, गाइस वो चोरी है, चोरी कहलाओगे, चोर कहलाओगे तुम। पॉइंट क्या है? पुलिस उठा के ले जाएगी तुम्हारे पे, पुलिस उठाएगी और मारेगी पीटेगी। क्वेश्चन क्या है? इन कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है बेलमेंट के पार्टीज के बीच में। जो गुड डिलीवर कर रहा है वो और किसके बीच में? कौन सा पार्टी मतलब कौन? जिसने डिलीवर किया कौन था? बेलर के बीच में और बेली के बीच में कॉन्ट्रैक्ट का होना मैंडेटरी है। नंबर 2, बोला गुड जो होंगी डिलीवरी फॉर सम स्पेशल पर्पस ओनली। मतलब आप पर्पस के बारे में पहले से बताओगे, और ये पर्पस कहां लिखा होगा? शुड बी, इट शुड बी इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन दी कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले से होगा। अगर आपने नोटिस किया हो, जब मैंने गाड़ी बुक किया, फर्नीचर बुक कर रहा था, वहां मुझसे डेट मांगता है भाई। डेट जब मैं बुक करता हूँ, मैं लॉगिन नहीं किया तो वो मुझे डेट मांग, कितने डेट से कब तक चाहिए, रिमेंबर किस पर्पस के लिए चाहिए, तो पर्पस ही पूछता है। ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए, घर के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, तो ये पूछेगा आप लोगों से। तो वो जो पॉइंट है ना, डेट क्या है, अमाउंट कितनी, सब कुछ क्या था भाई,
यही सब कुछ तो मेरे टर्म्स एंड कंडीशन थे। तो पर्पस मेंशन होता है हमेशा रखना जहाँ पे आप काम करते हो, नंबर कॉन्ट्रैक्ट करते हो पेमेंट वाला। आगे, पेमेंट हमेशा ओनली बी डन फॉर मूवेबल गुड्स, ये हमेशा मूवेबल गुड्स के लिए होगा, इमूवेबल गुड्स या पैसे के लिए, याद रखना पैसे के लिए या इमूवेबल गुड्स के लिए कभी भी बेलमेंट नहीं होता, नॉट फॉर इमूवेबल गुड। सिंपल सी बात। अब कोई बोले सर बैंक में हमने पैसा रख दिया, सुनना क्या बोल रहा हूँ, हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक के पास तो हमारा पैसा रखा हुआ है, बैंक हमें वापस देगा। सोच के देखो यार, बैंक के साथ में हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है? क्या बैंक आपको वही नोट्स, वही करेंसी नोट जो आपने जमा किए, डिट्टो एज इट इज वही नोट नंबर वही वापस देगा? इस पर लिखा था सोनम बेवफा है, होता है ना आजकल, देख रहा बड़े नोट चलते, स्टार्टिंग चलते सोनम बेवफा नोट पर लिख, फिर गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया भैया नोट पे कुछ नहीं लिख, नोट मानेंगे नहीं, वैलिड नहीं है लोग। तो बताओ ना, सोच के बताओ ना, आरबीआई गाइडलाइन से पहले ही होता था, तो करेंसी नोट पे लिख देगा सोनम बेवफा है। तो बताओ जिसने नोट जमा किया क्या वही नोट तुमको मिलता है? आंसर इज, इसीलिए कहते हैं कि बेलमेंट मनी वाले केस में एप्लीकेबल नहीं है, सेम करेंसी रिटर्न नहीं हो रही, करेंसी अमाउंट बराबर वैल्यू हो सकती है, वैल्यू मिल जाएगी उतनी, बट द सेम करेंसी विल नॉट बी रिटर्न बैक। रिमेंबर, होता है हमेशा ऐसा नहीं होता, हम इसको पार्ट में कवर करते ही नहीं है। इमूवेबल गुड्स वाला पार्ट भी इसमें कवर नहीं होता, क्योंकि रीजन इज इमूवेबल गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है बेटा वो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर। इंडिया में अलग से एक्ट है बेटा, द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इमूवेबल गुड्स, लैंड बिल्डिंग का जब करते, तो इसके लिए इंडिया में अलग से कॉन्ट्रैक्ट नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 वाला। रिमेंबर, तो याद रखना बेलमेंट सिर्फ और सिर्फ हमेशा किसके लिए होगा बेटा? मूवेबल गुड्स के लिए होगा, इमूवेबल गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। आ गया हूं, नेक्स्ट बोला देयर शैल बी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स, पढ़ चुके हैं, सिर्फ कंट्रोल ट्रांसफर होता है भैया, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती बेलमेंट वाले पार्ट के अंदर। चलो आगे आ जाओ, कह रहा है ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर टू द बेली, बेलर रिमेन्स द ओनर। भाई जब तक सामान बेचोगे नहीं तो भैया बेलर ही ओनर है। अगर आपने किसी को यूज करने के कोई सामान दिया है, बदले में पैसा ले रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर ओनर आप ही रहोगे, ओनर वो नहीं। रिमेंबर, आगे आता हूं, बेली की इज ड्यूटी टू बाउंड डिलीवरी द सेम गुड्स बैक एंड नॉट एनी अदर गुड। बताओ ना, गाड़ी लेके गया ब्रीजा वाली, गाड़ी लेके ब्रीजा वाली, मर्सिडीज वाली, जैगुआर वाली गाड़ी लेके आ गया और बोला एक काम करो, जैगुआर लेके गया था वैगनर लेके आ गया, बोला जी काम, गाड़ी तो गाड़ी चार पहिए, उसमें चार पहिए, इसके अंदर है ना, इसमें भी स्टीयरिंग उसमें भी स्टीयरिंग, यूज कर लो। मजाक कर रहे हो क्या? जो सामान दिया जाता है वही सामान वापस ना होगा, वही सामान वापस ना होगा। ध्यान रखना, जब आप पढ़ोगे ना ड्यूटीज ऑफ बेली, उसमें ड्यूटी लिखी जाएगी, तो गुड्स आपको दी गई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में वही गुड्स आपको रिटर्न भी करनी होती है। बोलो क्लियर है बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक? ये था हमारा क्या, इंट्रो बेलर बेलमेंट पूरा और एसेंशियल एलिमेंट पूरा। बड़ा आसान टॉपिक है भाई, मजा आता है पढ़ाने में भी इसको। चले आगे बढ़ू, नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ। कह रहा भाई एक बात मैंने लिखी यहाँ पे, सुनना क्या लिखा है मैंने। कह रहा एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्या एक्सेप्शन है? मनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में आप पैसे जमा करते हो, shall not account for bailment, उसे bailment नहीं कहते, क्यों? as the money returned by the bank would not be the same identical, identical मतलब सेम, वो सेम नोट नहीं होते ना भाई, इसीलिए बैंक में जमा किया हुआ पैसा साथ में आप बैंक और आपके बीच वो बेलमेंट कह सकते, बेलमेंट नहीं कहलाएगा। बोलो क्लियर रहेगी ये बात? समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक बात हमारी खत्म होती है। अब मैं आता हूँ अगले पार्ट, तो इसको ऐसे पढ़ना, हाँ इसको ऐसे कमेंट होगी वहां लिखो, बट इसमें नॉर्मली बहुत सिंपल प्रोविजंस है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, सबके लिए सिंपल नहीं होता, बता देता हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना बेलमेंट क्या होता है, कि रियल में हो रहा है और ये ऐसे ऐसे होता है, तो आपको कभी लो रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आई एम ऑलवेज सेइंग दिस गाइस, हमेशा बात बोलता हूँ, लोगों को अगर आपने समझ लिया ना यार, तो लोगों को समझने के बाद में कभी रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट, ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। इट्स बीइंग 16 इयर्स से भी ज्यादा मुझे हो चुका पढ़ाते हुए, तो मैं इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो समझ में आ गया ना भाई, तो कभी तुम्हें लो को याद करने की रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो अपने आप माइंड में बैठ। चले आओ आगे आते हैं। तो इसी कहानी में एक बात और देखते हैं, व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ बेलर। सोच के बताओ बेलर की ड्यूटी क्या क्या होती है, सेक्शन नंबर 150। अब एक बात और लिखवाता हूँ तुमको मैं, तो क्या एग्जांपल सिर्फ यही होगा? नहीं सर, एग्जांपल लिख लो इसके अंदर, चलो कुछ तुम और चेक करना, एग्जांपल लिखवाता हूँ। तो बेलमेंट के एग्जांपल कौन कौन से मैं लिखता हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा रेंटेड कार, रेंटल
रेंटेड कार रेंट पे लेते हो, एग्जांपल इसी का। नंबर 2, मैंने बोला वॉच फॉर रिपेयर, रिपेयर के खरीदना नहीं है, आपने वॉच रिपेयर के लिए दी है, रिपेयर के लिए दी है, पेमेंट का पार्ट है। थर्ड लिख रहा हूं, बाइक फॉर सर्विस, बाइक फॉर सर्विस, अपनी बाइक की या गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए आप गए थे, वो भी किसका पार्ट है, वो इसी का पार्ट है मेरे लिए, वो भी आपके पास इसी का हिस्सा बनता है। तो क्या बोला, अब चेक करना भैया, कार रेंट पे लिया तो दो पार्टीज थी, कंपनी थी नंबर, और दूसरे आप थे, कौन कहलाएगा भैया, कंपनी बन गई, जिसने डिलीवर किया वो बेलर कहलाएगी, और यहां मैं कहलाऊंगा, मैं बेली कहलाऊंगा। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल जहां पर दो पार्टीज हैं, यूज कर रहे हो सामान को, तो पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे यूज करने वाली बात आ गई, क्या रिपेयर करने की बात आ गई, पर्पस क्या है, स्पेसिफिक पर्पस क्या हुआ, रिपेयर करना, यूज करना, सर्विस के लिए दिया, सर्विस करना, जिस चीज के लिए आप देते हो बेटा उसी को कहते हैं स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। और एग्जांपल बताऊं, और सुन लो, कभी आप लोग, अभी तो आजकल नहीं होता, बट जब हम छोटे थे ना, उस वक्त पर ये रेडीमेड कपड़े इतने नहीं आया करते थे ना, आज जो शॉप मॉल खुले हुए ऐसा नहीं मिलता, पापा लेके जाया करते, चलो बेटा तेरी शर्ट सिलवानी है, सिलवा के लेके आता हूँ, पैंट भी चाहिए, चल सिलवा के आता हूँ, तो हम जाया करते टेलर के पास में, तो हमारे लोकल में टेलर हुआ करता ना, पापा वहां ले जाया करते थे, तो टेलर के पास जाया करते थे, कपड़े से फैब्रिक दिया करते थे, फैब्रिक लेके बोला नापता रहा, इतना बड़ा कपड़ा है ठीक है, तो साइज देता रहा, गले का, कमर का, शोल्डर का, है ना, क्या कर रहा है वो, किस लिए कर रहा है, कि मैंने उसे पर्पस बताया, भैया मुझे शर्ट चाहिए, शर्ट में बटन यहाँ लगा देना, कॉलर ऐसी, इसमें ऐसे कर देना, है ना, ट्रेंड सिस्टम चलता रहा। नाउ प्लीज टेल मी, कॉमन सेंस लगा के बताओ यारो, टेलर और हमारे बीच एक बनता था क्या, क्या कॉन्टेक्ट था, जिस दिन उसका पर्पस पूरा हो गया, मतलब सामान बन के तैयार हो गया, कपड़े की शर्ट बनानी थी, बना दी उसने भैया, क्या वापस ही नहीं का शर्ट, वहां पर ड्यूटी मेरी भी है उसकी भी, तो गुड्स दी किसने, मैंने, किसको दी, टेलर को, मैं कौन हुआ, बेलर, वो कौन हो गया, बेलर, मारना पड़ा क्या, नहीं मारा, आओ आओ, क्या बोलूंगा, फोर्थ लिख दूं एग्जांपल और कौन, टेलर एंड क्लाइंट, मैं क्लाइंट था, वो टेलर, ये भी क्या एग्जांपल है, बस बात, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वाला, क्लैरिटी मिल गई। अब इन्हीं के पॉइंट से मैं बात कर रहा हूं, बताओ यारो, क्या लगता है कि एक बेलर की ड्यूटी क्या क्या होती है, बेली की नहीं पूछी मैंने, बेली की नेक्स्ट में पूछूंगा, अब बताओ मुझे, बीइंग ए बेलर, अगर आप बेलर हो, आपने किसी पर्सन को गुड्स की डिलीवरी दी है, तो सोच के बताओ, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि गुड ऐसी दे दी आपने, मुझे बताओ, गाड़ी वाला एग्जांपल लेता हूं, भाई कंपनी ने मुझे अगर गाड़ी दी, तो क्या गाड़ी में अगर कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, पता चले मैं रास्ते में गया, टायर, चारों टायर निकले, गाड़ी में गाड़ी बीच में रह गई, नुकसान हो गया मेरे को, डैमेज हो गया, चोट आ गई सर पे, तो अगर गुड्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट था पहले से, और उसके बारे में अगर बेलर को पता था, तो क्या उसकी ड्यूटी नहीं है, रट्टा मत मारना, सीख के, क्या ये ड्यूटी बेलर की नहीं बनती क्या, उस डिफेक्ट के बारे में बताए, अबाउट दिस, क्या डिफेक्ट के बारे में इंटीमेट करना, बताना बेलर की ड्यूटी नहीं है, बनती है, अगर नहीं बताया तो उस केस में जो नुकसान होगा वो सारा नुकसान बेलर। नंबर 2, अब ऐसे प्रश्न हमारे पास में कि जहां जहां पर बेलर की ड्यूटी, आओ दिखाता हूं, पहला, पढ़ना ध्यान से बात को, कह रहा है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट इन द गुड्स, वगैरह भैया सेक्शन नंबर 150 कहता है कि भैया कि बेलर की ड्यूटी है डिस्क्लोज, मतलब बताए कोई भी फॉल्ट अगर गुड्स के अंदर है, तो कब बताएगा, बाद में, तो मैं गाड़ी लेके निकल गया, बताओ अरे भैया गाड़ी के अंदर ना ब्रेक फेल है उसके, बाद में बताएगा, नहीं, क्या बोला, जब, कब बताएगा, बिफोर, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, बिफोर द डिलीवरी, गुड्स की डिलीवरी करने से पहले सामने वाले बता दो भैया कोई फॉल्ट है तो बताओ, नहीं बताया, आपको पता था, ऑलवेज रिमेंबर द बेलर विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल, और ना सिर्फ लॉस के लिए बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉस भी देना। आगे आता हूं, पता क्या पता, पहला पॉइंट बोलता है सुनना, द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्स इन द गुड्स, तो गुड्स बेल की जा रही है उसके लिए उसको बारे में बताए, ऑफ विच द बेलर इज अवेयर, इसके देखो वर्ड यहाँ पे समझना, उन्होंने खुद बोला जिस फॉल्ट के बारे में, जिस फॉल्ट के बारे में बेलर को पता था, बेलर अवेयर था, उसके बारे में बताना ड्यूटी है उसकी, बेलर की, नंबर 1। दूसरा क्या बोला मैंने,
कि अगर नहीं बताया तो क्या होगा। तो नेक्स्ट नंबर देखना, नंबर 2 क्या कहता है, बेलर इज बाउंड, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज। ऑप्शन नहीं है कि बताओ या नहीं बताओ, भैया तुमको पता है, पता था तो बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द बेल बोर्ड विच मटेरियली इंटरफेयर विद द यूज ऑफ देम। कि मटेरियली का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही बात की इसके बारे में। मटेरियल, मटेरियल मतलब मटेरियल फैक्ट, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। मतलब फैक्ट मतलब इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका पता होना सामने वाले के लिए जरूरी हो। आपने मुझे गाड़ी दी, बाइक उसके ब्रेक फेल थे, आपने मुझे गाड़ी दी, पता चला कि 50 किलोमीटर के बाद में गाड़ी बंद हो जाती है, रास्ते में खड़े पहुंच जाऊंगा, कहीं कहीं ना यहाँ करा ना वहां करा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो जिससे जिससे डेली को नुकसान हो सकता है, डेली को अफेक्ट हो सकता है, ऐसी चीजों के बारे में बताना ये ड्यूटी है बेलर की। आगे बोला, क्या बोला, क्या एक्सपोज करना बेली को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है। तो अब बताओ, ये जो ब्रेक फेल होने वाली कंडीशन है कि गाड़ी के ब्रेक कभी कभी फेल हो जाते हैं, ये क्या रिस्क नहीं है क्या? है सर, रिस्क मतलब लॉस होगा नहीं होगा, होगा सर। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है, मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं बताई और लॉस होता है, तो भैया डैमेज होगा, तो नुकसान उसे मुझे पे करना पड़ेगा बाद में, तो नुकसान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का होगा। दैट मींस द वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी से ज्यादा। नंबर नॉर्मल जो खर्चा नुकसान होता है उससे ज्यादा देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा। आ गया, अगला क्या बोल रहा है अब बताओ, इफ ही मतलब बेलर, ही मतलब कौन है भैया, ही का मतलब बेलर। तो पहला तो बोला भाई बताना पड़ेगा, बोले नहीं बताया तो आप तो इफ इट डज नॉट मेक सच डिस्क्लोज, अगर बेलर ये बात नहीं बताता, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज। और डैमेज का मीनिंग वही रहेगा, लॉ में चेंज होता है, डैमेज मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन। भैया अगर नहीं बताया, लाओ निकालो पैसे, लाओ निकालो पैसे, अराइजिंग टू दी बेली, उसके फॉल्ट की वजह से जो भी नुकसान होगा, याद रखना। अगर नहीं बताने, तो क्या बोल रहे हैं, टेलर के नहीं बताने की जो उसे नुकसान होगा, उसी को मेरे लाल कहते हैं, क्या बोलते हैं सर, डैमेज वाला। नुकसान पे करना पड़ेगा, कौन पे करेगा, पे करेगा टेलर पे करेगा। अब एक बात और तुम्हें सिखाता हूँ, तो चेक करना। मैंने अभी ये जो नोट्स आपको पास में दिए आप लोगों को, ठीक है, ये आपकी पीडीएफ बुक के अंदर छोड़ी ना पहले से, नए नोट्स बनाए। नोट्स में कुछ खास चेंज नहीं किया बेटा, नंबर सिंह सर आपने नोट, मैंने सिर्फ नोट्स को कुछ कलरफुल बना दिया, और जहां पैराग्राफ से जहां एडिशनल, कल एक बच्चे से मेरी बात हुई, उसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सर की जब हम अपनी बुक वाला पार्ट खोल रहे हैं ना, मेरी पहले वाली बुक गई, अब वाली बुक अभी नहीं गई, ये बुक प्रिंटिंग में चल रही है इस टाइम, ठीक है। तो उसने बोला कि सर ये जो पॉइंटर्स है ना, ये पॉइंट ना पैराग्राफ फॉर्म में नहीं है, उस पर लाइन ही नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया मेरे लाल, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके पैराग्राफ को ब्रेक कर दिया बुलेट पॉइंट्स के अंदर, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ताकि तुम्हें इजीली याद हो जाए चीजें, जो प्रोविजन है वो स्ट्रेटली याद हो जाए, आपकी प्रैक्टिस प्लानिंग आराम से हो। अगर आपको एग्जाम में जब पैराग्राफ लिखना होगा, कुछ नहीं करना, इन बुलेट वर्ड को हटा दो, साथ में जोड़ते का बन जाएगा वो पैराग्राफ बन जाएगा। तो इन्हीं को यूज करके मैं आंसर लिखना भी सिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आगे आओ। तो ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछा करो, मैं बता दिया बेटा। मैं आओ सुन, कह रहा इफ सच गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, अगर किसी सामान को हायर किया गया, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज। अभी जो मैंने गाड़ी एग्जाम्पल किसका लिया, हायरिंग की था मैंने, रेंट पे लिया था। तो अगर हायर करते हो तो उस केस में नुकसान हुआ, कौन बेयर करेगा, कह रहा वेदर ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस। क्या बोल रहा है भाई, चाहे तुम्हें नुकसान का, तो ऊपर वर्ड क्या था, अवेयरनेस। नॉर्मल केस में सुनना, दो बातें यहाँ पे एक बात नहीं आई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक बात नहीं आई बेटा, यहाँ दो बातें आई हैं। दो बातें क्या आई हैं, टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम है ड्यूटीज ऑफ बेलर, ड्यूटीज ऑफ बेलर। तो चार्ट बनाएंगे ताकि हमें क्लैरिटी मिले। तो पहला वर्ड क्या बोला, बोला भैया पहली बात तो नंबर वन तो क्या है कि आपको डिफॉल्ट के बारे में बताना रिक्वायर्ड है, मतलब ड्यूटी ऑफ द बेलर, ड्यूटी ऑफ द बेलर, बेलर की ड्यूटी है टू डिस्क्लोज द फॉल्ट, टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स, फॉल्ट्स किसके फॉल्ट, फॉल्ट इन गुड्स, फॉल्ट इन गुड्स, कौन सी गुड्स, जो बेल हुई हैं, जो आपने बेलमेंट में यूज की हैं, ठीक है भैया, बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आया, अगर नहीं बताया तो क्या, तो हमने बोला तीन बातें बोली। फर्स्ट बात बोली इफ नॉट डिस्क्लोज, क्या बोलूंगा,
इफ नॉट डिस्क्लोज, अगर नहीं बताते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पे होगा बेलर इज लायबल। क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से इसी के रिगार्डिंग, बेलर इज लायबल, ऑब्वियस बात है, पता था नहीं बताया तो बेलर लायबल है। बट मैंने बोला अगर उसको नहीं पता था तो भैया, अगर बेलर को पता ही नहीं था किसी चीज के बारे में तो लायबल है। नॉर्मल केस में जहां पे सामान बेच रहे होते हो, जहां पर बायर प्रैक्टिकली क्या बोल रहा, सामान आपने बेलमेंट के लिए दिया, आपने डिस्क्लोज कर दिया, फिर भी ऐसा कोई फॉल्ट बाद में निकल के आया जो पहले नहीं था, तो बेलर लायबल नहीं होता। लेकिन 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 यही कहानी अगर मैं बोलूं, आपने किसी को हायरिंग के दिया, भाई सामान तुम्हारा था, कुछ चीजें तुम्हारी ऐसी तुमने नहीं बताई थी, तुम्हें भी नहीं पता था, लेकिन सोचो ध्यान से बात को, कॉमन सेंस लगाना बेटा। अगर आपने गुड्स को बेलमेंट के लिए दिया, आज जूम कार मुझे कोई गाड़ी दे रही है, जितना उसने बताया वो सब कुछ ठीक था, बट उसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम निकलती, नई गाड़ी थोड़ी थी भैया, कुछ कार थी, उसी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, मेरा कोई एक्स्ट्रा खर्चा लग गया, क्या बोल रहा हूँ, तो उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चा लग गया मेरा, हो सकता है रास्ते में उसकी स्टेपनी खराब थी, उसने नहीं बताया था, गाड़ी ठीक लग रही थी, तो ऐसी कुछ चीज जिसकी वजह से मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लग गया रास्ते के अंदर, remember? तो ऐसे केस में क्या होता है, वहां पर चाहे पता हो नहीं पता हो, बेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेलर ही लायबल होता है। एग्जांपल देके बताओगे? हाँ बता। अब सुनना, हुआ क्या, जब हम गाड़ी लेके गए थे तो कंपनी ना माई चॉइस, एक गाड़ी की कंपनी को लेके थे, हम जब कॉलेज टाइम में थे तो दोस्त लोग प्लान करते थे, चलो चलते हैं चलते हैं, तो गाड़ी खुद की लेके गाड़ी के हमने प्लान किया, हमने एक गाड़ी बुक की, नाम था माई चॉइस, कंपनी है भी, अब भी है इसकी गाड़ियाँ, तो माई चॉइस से नाम से गाड़ी ली हमने, कंपनी से गाड़ी उठाई, गाड़ी लेने के बाद में हम उसको लेके निकले, तो गाड़ी के आगे ना जो होता है फास्ट टैग लगा होता है, नॉर्मली कंपनी कहती है भाई फास्ट टैग में पैसा पड़ा हुआ है, कंपनी कहती है फास्ट टैग का पैसा हमने डाल रखा है, पैसा हमारे से कटेगा, गाड़ी ठीक है, प्रॉपर ठीक है। अब हुआ क्या, टोल टैक्स पे पहुंचे तो वहां पता चला कि उस कंपनी ने फास्ट टैग में बैलेंस डाल ही नहीं रखा, और नॉर्मली एज पर द रूल, एज पर द इंडियन रूल, हाँ काम की बात, अगर आपकी गाड़ी पे फास्ट टैग लगा हुआ है और फास्ट टैग में बैलेंस नहीं है, और टोल पे पहुंचने के बाद में अगर फास्ट टैग से पैसा नहीं कटता, तो एज पर द रूल आपको कैश में अमाउंट देनी, और वो अमाउंट उतनी नहीं होती जितनी फास्ट टैग होता है, कुछ अमाउंट डबल हो जाती है बेटा, जानते हो बात आपको, वो आपसे अगर फास्ट टैग से पैसा कटता तो आपसे डबल अमाउंट चार्ज करता आपकी फास्ट टैग के इंडिया के। बताओ ना मुझे, जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे पे करना पड़ा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, कौन रिस्पॉन्सिबल है, चाहे उसने बताया था नहीं बताया था, तो पेलर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, नॉट बेली। बेली ने अगर पे कर दिया तो बेली रिकवर कर सकता है अमाउंट को, तो क्या बोलेंगे, बेलर विल बी हेल्ड लायबल, बेलर विल बी हेल्ड लायबल, वो ही लायबल है, बेली लायबल नहीं होता। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला पढ़ना, हम पढ़ चुके पहले, कौन सा पढ़ा, बताओ भैया, टू बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अगर कोई, बताओ ना, जो मैंने एक्स्ट्रा टोल टैक्स पे, एक्स्ट्रा मैंने टोल टैक्स पे किया, बिकॉज मेरा फॉल्ट थोड़ी था भाई, तेरी गाड़ी थी, तूने उस पे फास्टैग लगाया था और तेरा फास्टैग काम नहीं किया, मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े, जहाँ 200 का टोल टैक्स था 400 पे करके आया हूँ मैं, तो एडिशनल अमाउंट में पे कर रहा हूँ तुम्हारे नाम पर, कौन पे वो क्या है, क्या वो एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डर एक्सपेंसेस भाई। एग्जाम्पल और बात करता हूँ, अगर तुमने फॉल्ट नहीं बताया और मुझे डबल खर्चा नुकसान हो गया, कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, बेलर पे करेगा। क्या बोला, बेलर सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस के लायबल नहीं है, वो जितने भी खर्चे होते हैं बेलमेंट के दौरान उन लायबल होता है, जिसके बारे में मैंने ऐसी चीज है जिसके बारे में पहले मैंने एग्री नहीं किया, क्योंकि मैंने एग्री किया था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, भाई इतना अमाउंट पे करूंगा, टोटल अमाउंट इतना बनता है, जीएसटी इतना पे, ये पार्ट पे करूंगा, इसके अलावा 1 रुपया भी पे नहीं, बट करना पड़ गया तो यू कैन क्लेम दैट अमाउंट, वो पैसा आप क्लेम करो सामने वाली पार्टी से, याद रहेगी बात। चले आओ दिखाता हूँ, पता क्या लिखा हुआ है, कह रहा सर इट्स अ ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू बेली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है मोर देन नॉर्मल एक्सपेंस, नॉर्मल बोलूं या ऑर्डिनरी बोल सकता हूँ, नॉर्मल खर्चा हुआ तो देना पड़ता है उसको, उसके अलावा अगर और भी कोई खर्चा है तो पे करना पड़ेगा, किसके लिए, इनके, तो नॉन ग्रेशियस अनइंटेंशनल, भाई जिसके बारे में उसने मुझे बताया ही नहीं था, डेलिब्रेट, देखो ग्रेशियस का मतलब था डेलिब्रेटली, जानबूझकर, क्या बोलता है, इंटेंशनली, नॉन का मतलब था नहीं बताया था,
इसके बारे में पता ही नहीं था, बाद में खर्चा निकल के आया, और ये भी तो था गाड़ी में, बताया नहीं उसने मेरे को। ऐसा कोई भी खर्चा अगर होता है, याद रखना है, तो उसके लिए भी लायबिलिटी किसका, ऑलवेज रिमेंबर लायबिलिटी उसकी। सिंपल सी बात समझना, फेलर हर उस चीज के लिए लायबल है बेटा जिसकी वजह से सामने वाली बेली को नुकसान होता है। ये बात कॉमन याद रखना, चाहे वो ग्रेशियस का पार्ट हो, चाहे वो किसका पार्ट हो, चाहे वो ग्रेशियस का पार्ट हो या वो नॉन ग्रेशियस पार्ट हो, दोनों केस में बेलर की लायबिलिटी बनती है। तो क्या बोलेगा पढ़ना, ड्यूटी ऑफ द बेलर टू पे ऑल एक्सपेंसेस, बोला ना, सारे खर्चे पे करते हैं बेली को। बेलर की ड्यूटी है बेली को पैसा देगा। बताओ ना, वॉच ठीक कराने गया था, कहा कि आया था एक छोटी सी प्रॉब्लम है बस, है ना, बट प्रॉब्लम निकल गई बहुत सारी। और सोचो प्रॉब्लम निकल गई तो उस केस के अंदर मैंने उसे क्या कहा था, मैंने उसे कहा था वॉच रिपेयर कर दे भाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या मैं बोल के आया था कभी बैटरी डालनी है इसके, उसने क्या किया, उसने बाकी चीजें जो खराब थी इसकी वजह से वॉच नहीं चल रही। और जब मैं पहुंचा तो मैंने बोला भाई साहब कितने का पैसा दूं, उसने बोला सर बैटरी का मिला के और मशीन का मिला के इतना। और बैटरी की बात की थी मैंने, तो बैटरी खराब होगी, उसने मशीन की बिना बैटरी काम करेगी नहीं, तो मैं तो नहीं दे रहा पैसा। अब बताओ देना पड़ेगा क्या? जिस पैसे के लिए पहले मेरी बात नहीं हुई थी, क्या वो अमाउंट भी एज ए बेलर मुझे पे करना पड़ेगा? आंसर इज याद रखना बेटा। आ गया, चलो। तो बोला एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए लायबल है सेक्शन नंबर 158 के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आया बेटा। नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। ओ, ये वर्ड हमने पहले भी सीखा है, चैप्टर पढ़ चुके हैं इंडेमनिटी वाला। तो इंडेमनीफाई का मीनिंग क्या होता है? यही तो होता है कंपनसेट करना। क्या बोलेंगे? द वर्ड इंडेमनीफाई मतलब क्या होता है? कंपनसेट अगेंस्ट लॉसेस, बोलते हैं ना, कंपनसेट अगेंस्ट लॉसेस। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन कंपनसेट करता है अगेंस्ट लॉसेस, लॉस अगेंस्ट में, उसी को बोलते हैं इंडेमनिटी। पहले पढ़ चुके हो। तो वर्ड आया, बताओ बेटा। कह रहा है सर ये ड्यूटी है उसकी कि वो प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए लायबल होगा। अब बताओ ना, अगर बेलर जानबूझ के, अब आप एग्जांपल बता, मैं रियल एग्जांपल लेता हूं, सुनो, रट्टा नहीं मारना, सुनो। गाड़ी की बात भी कर ली, वॉच की बात भी कर ली, फर्नीचर की बात थोड़ी और करता हूँ। फर्नीचर की मैंने एक कंपनी रेंटोमोजो, एक कंपनी है फरलैंको.com, ठीक है। खास कर कंपनी ओनली मेट्रो सिटीज में, ऑलवेज रिमेंबर, चेक करो कि हमारे गांव में क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुनो बात ध्यान से। तो अब मैं थोड़ी मेरे गांव में जाऊंगा, वहां जाके बोलूंगा लाओ फर्लिंग को भेजो, तो जहां जहां अवेलेबल है वहां सर्विस मिल जाती है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या है, जहां मैं रहता था वहां पर इस कंपनी की सर्विस अवेलेबल, किसकी बोल रहा हूँ, रेंटोमोजो एक फरलेंको.com के, फरलेंको वाले, ठीक है, हम पढ़ते थे उस टाइम की बता रहा हूँ। तो फरलेंको.com मैंने यूज किया, और फरलेंको से मैंने मंगवाया एक एयर कंडीशनर। क्या मंगवाया? एक एसी मंगवाया रेंट के ऊपर। ट्राई करते हैं चलो कंपनी कैसी है। तो क्या हुआ, 2 रूम में एसी लगे थे, थर्ड रूम में एसी नहीं था, तो मैंने बोला एक एसी इसके लिए मंगवा लेते हैं, कौन अभी परचेज नहीं करना, कोई दोस्त आने वाला है 2 महीने रहेगा चला जाएगा, तो उसके लिए एसी मंगवा लिया मैंने रेंट के लिए, ठीक है। सुनो, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लगेगा सच में मंगवा लिया, सुनो नहीं बता रहा हूँ, कुछ ऐसा पहले हो चुका है लेकिन अभी ऐसा सेम। तो मैंने एसी मंगवा लिया उसके लिए। अब मेरा क्वेश्चन आया दूसरा, दोस्त आया, और दोस्त 15 दिन के बाद ही, मतलब नॉर्मली क्या था, ये गुड्स डिलीवरी की गई थी 2 महीने के लिए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया फरलेंको.com से 2 महीने के, 2 मंथ्स के लिए, और दोस्त 10-15 दिन रुका, और रुकने में बोला मेरे को जाना पड़ रहा है, मैं नहीं रह रहा है। बोले यार मेरी कंपनी दूसरी यहाँ शिफ्ट हो गई है, मेरा काम हटा दिया है, अब यहाँ पे मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अब जाना पड़ेगा बैंगलोर। यार इसका रेंट कौन भरे? ठीक है, सुना क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल सुना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यार रेंट तो भरना ही है। बोले काम करते ना, 15 दिन यूज किया, वी हैव यूज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर 15 डेज, वैसा ले लेगा। बट मुझे बताओ मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई हमने इस सामान को 2 महीने यूज किया, तो 15 दिन के पैसे कैसे देंगे? जो कॉन्ट्रैक्ट था 2 महीने का, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, मैंने दिखाया था कंपनी, याद करो, आपको दिखाई थी ना आपको मैंने। जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ लिखा होता है, वो दिखाता हूँ, आप कितने महीने यूज करो, 12 महीने यूज, तो आप यहाँ पे अपने टाइम चूज करते हो, टेन्योर 18 महीने 12 महीने ऑप्शन दिया गया है। तो अगर 12 महीने का चूज किया होता तो 12 महीने पैसे देने पड़े, नंबर 18 महीने का यूज किया, 18 महीने पैसे देने पड़े। पैशन क्या है भाई, टाइम के लिए आप कोई हो और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो पैसा उतने देना पड़ेगा ना। अगर आज मैं कहता हूँ कि 2 महीने का बोल के 15 दिन में मैं कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता हूँ, भैया नहीं लेना मेरा सामान, वापस ले जाओ अपना सामान उठा के, अपना सामान ले जाओ वापस उठा के कंपनी को। सोच के देखो
अगर मैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन, इसी को आप बोलते हो एंटीसिपेटरी, याद है? प्री मैच्योर मतलब मैच्योरिटी डेट आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो, टर्मिनेट मतलब ब्रीच कर रहे हो। तो भाई ब्रीच करोगे तो नुकसान भी तुम ही दोगे ना, बस ये बात। हाँ, क्या होगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो आप जानते हो, कोई नया वर्ड थोड़ी है। टर्मिनेशन मतलब ब्रीच, और पहले क्या, तो क्या बोलते हैं, पहले को बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच। केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच आप जानते हैं, जब भी कहीं एंटीसिपेटरी ब्रीच होती है वहां पर पार्टी लायबल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 159 कहता है, भाई क्या बोलता है सुनना, द बेलर शुड कंपनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज जिसको हुआ, तो कितना इन एक्सेस टू द बेनिफिट रिसीव। 15 दिन यूज किया, 15 दिन नहीं, 15 डेज से ज्यादा देना पड़ेगा। वो मांगेगा 2 महीने का, हो सकता है कम भी कर ले, लेकिन ध्यान रखना उससे एक्स्ट्रा लेगा ही लेगा वो। क्या बोलेंगे, कह रहा है इन केस वेयर बेलर हैज लेंट आउट द गुड्स graciously and decide to terminate the bailment for the expiry of period। आप अगर टाइम से पहले, एक्सपायरी से पहले कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो तो बेटा लायबिलिटी भी तुम्हें डैमेज पे करना पड़ेगा। आगे आओ, कह रहा बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन। इसके अलावा याद रखना, इतना ही नहीं, हो सकता है जो तुमने 15 डेज सामान यूज किया और तुमने उसका पूरा अंदर पंजर बिखेर दिया, तोड़ ताड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, उस केस में भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लिसन टू मी गाइस, समझना, अगर मैं गाड़ी लेके गया था रेंट के ऊपर, तो तब भी उसने जो, पता क्या होता है, जब वो गाड़ी देते हैं क्या करते हैं पता है, पूरी गाड़ी की वीडियो बनाते हैं भाई। गाड़ी की डिलीवरी देने से पहले वो पूरी गाड़ी की वीडियो बनाते हैं एज इट इज, दिखा के, देखो सर यहाँ से ठीक है देखो, कोई डेंट पेंट नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं, दिखाते हैं वो आपको, है तो दिखाएंगे यहाँ पे था यहाँ पे नहीं। और गाड़ी आने के बाद में वो मैच करते हैं कि आपने जैसी गाड़ी ली थी वैसी की वैसी दी है नहीं दी है। अगर नहीं दी है तो एक्स्ट्रा जो आपने किया उसके अंदर नुकसान करके आए हो, तो डैमेज आपको पे करना पड़ेगा भाई, आपको पे करना पड़ेगा। हम जब गाड़ी ले गए थे हिमाचल में, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, तो उस टाइम क्या हुआ, पूरा धूल मिट्टी, एकदम नई की नई गाड़ी ले गए थे हम, नई चली भी नहीं थी गाड़ी उस टाइम। दोस्त लोग थे उस टाइम पे, है ना, बैचलर था मैं भी उस टाइम। तो पूरी गाड़ी गंदी हो गई, मतलब करीबन 10 दिन के लिए हम गाड़ी ले गए थे, 10 डेज तक हम बाहर थे। पूरी गाड़ी बहुत गंदी सड़ गई थी, हमारी गलती थोड़ी थी, अब कोई वॉश करने वाला मिल नहीं रहा वहां पे, बट बारिश से कीचड़ ये वो चढ़े, बाहर अंदर साफ है, बाहर गंदी है पूरी। जब गाड़ी वापस लाए तो बोला भैया पाने के पैसे दो। क्या बोलेंगे, नहीं देंगे, देना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात। कि जैसा उसने दिया वैसा दो उसको, सिंपल सा सामान, लॉजिकल फैक्ट है ना, कि जैसा गुड्स दिया गया वैसा ही वापस दिया जाए, तो वही प्रोविजन अगले वाला है। जब समझ रहे हो, बातों बातों में प्रोविजन है, आओ बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा हूँ, पढ़ना, बातों ही बातों में प्रोविजन क्लियर हो गए तुम्हारे, तो आओ मजेदार बात है, क्या पढ़ना, ड्यूटी टू टेक बैक द गुड्स बैक। भाई ड्यूटी है, आप सुन, नॉर्मल केस में लायबिलिटी बनती है बिल्डर की, अगर उसकी वजह से डेली को नुकसान हुआ तो। बट यहाँ मुझे बताओ, थिंक अबाउट वंस, अगला प्रोविजन के बाद क्लियर होगी, आगे बताता हूँ। ड्यूटी टू टेक बैक द गुड्स, अब मुझे बताओ, सामान देने के बाद में क्या वापस लेने की है नहीं उसकी, छोड़ देगा, रहने दो, नहीं कि कोई बात नहीं, इसके पास सामान रहने दो, हम मांगेंगे ही नहीं। अब भाई जिस दिन की डेट आ गई, सुनो, दिन तुम्हारी मैच्योरिटी डेट आती है, ये बेलर की ड्यूटी कि आपको बताएगा, भाई तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट की डेट थी वो आज खत्म हो रही है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू और कैंसिल तो बता दो, हमें कैंसिल करना कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन है, ये ड्यूटी किसकी है गाइस, याद रखना, दिस ड्यूटी किसकी, ड्यूटी ऑफ द बेलर, उसको वापस ले, द बेलर टू रिसीव द गुड्स बैक, वापस लेगा अधिकार उसके पास में है। लेकिन इफ ही डज नॉट रिसीव द गुड्स बैक, अगर वो गुड्स वापस नहीं ले पाता, द बेलर इज लायबल टू कंपनसेट बेली फॉर ऑल द नेसेसरी, ये भी समझ लो। मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है और अब तक बेलर ने सामान वापस नहीं लिया, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो यहाँ पर ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया। क्या जाएगा एग्जांपल, मुझे बताओ, गाड़ी जो लेके आया उसको मैंने पार्किंग में खड़ा कर रखा था, तो जितने दिन तक पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही और बिल्डर ने नहीं मांगी मुझसे, तो क्या पार्किंग की एक्सपेंस लेने का अधिकार रखता हूँ, नहीं रखता हूँ मैं, ऑलवेज रिमेंबर। तो वर्ड क्या बोलेंगे, सामान वापस लेने की ड्यूटी भी तुम्हारी है, मैं दे दूं बात अलग है, बट तुम्हारी बनती है, मेरे मेरी ड्यूटी क्या, मेरी ड्यूटी है तुम्हें दे के आऊंगा, मैं देने पहुंचा तुमने मना कर देनी चाहिए, अभी रखो अपने पास, तुम भरोगे लायबिलिटी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा वाले, मैं नहीं भरूंगा उस दिन के, करोगे। तो गाइस ये था हमारे पास में ड्यूटी ऑफ बेलर। अब इसी अकॉर्डिंग चलेंगे ड्यूटी ऑफ बेली वाले पार्ट में, लेकिन अभी इस पार्ट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, यहाँ तक क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी पार्ट कवर
ओके, तो सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपको क्लास, बढ़िया लगा होगा तो कोई पता नहीं लगा हो तो प्लीज कोई डाउट्स आए भेज देना बेटा टाइमिंग के ऊपर। तो सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, बाय, टेक केयर।